नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया में। इस वीडियो में सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर 1 है ये और 3 जनवरी 2022 का पेपर है ये। इसमें एनवायरनमेंट स्टडीज़ को सॉल्व करेंगे, ईवीएस के सेक्शन को। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? ऑप्शन है बिल्ली, गिलहरी, सांप और बाघ। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पहले इनके दांत मूल कृंतक बनावट के अनुसार होते हैं, जिसमें कुतरने के लिए बड़े दांत होते हैं जो कि जीवन पर्यंत विकसित होते रहते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। ए में दिया है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। बी में दिया है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। सी में दिया है सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। डी में दिया है कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर जाती है। तो इसके बारे में पहले डिटेल को समझ लेते हैं। मधुमक्खी का छत्ता, इसके बारे में जान लेते हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। क्या करती हैं? डांस, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पे है। तो डांस करके बता देती हैं ये सभी को। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है। इसमें दिया है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, और इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा था रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये पॉइंट सही है, ए। अब इसमें नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, तो इसमें लिखा है ये भी। और कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो इसमें कौन से पॉइंट हैं? ए, बी और डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज का अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं पहले। वन अधिकार अधिनियम 2007, वन अधिकार अधिनियम 2007 अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक निवासियों की वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देता है। जो पीढ़ियों से जंगलों में निवास कर रहे हैं, उन्हें जंगल से नहीं निकाला जाना चाहिए। जंगल की सुरक्षा का काम उनकी ग्राम सभा को करना चाहिए। इसमें कौन सा है? वन अधिकार अधिनियम 2007। इसमें कौन सा है? वन एक्ट के अनुसार अधिकार 2007 से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, झूम खेती है। इसमें ऑप्शन दिए हैं जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। झूम खेती के बारे में जान लेते हैं पहले। झूम खेती कृषि की एक पद्धति है। इस प्रकार की खेती में एक फसल जब काटी जाती है तो जमीन को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ दिया जाता है। तो पहले काट देते हैं, उसके बाद उसको खाली छोड़ देते हैं। कुछ वर्षों तक उसमें खेती नहीं होती, खेती नहीं करते कुछ वर्षों तक।
खाली जगह होने के कारण जमीन पर बांस या जंगल उगाते हैं। उस जंगल को उखाड़ते नहीं हैं, बस उस जंगल को गिरा कर जला देते हैं। तो पहले उखाड़ेंगे नहीं, उसको जला देंगे उसको। यह राख जमीन में खाद का काम करती है, तो उससे खाद बन जाती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब उस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, तो जमीन को जोतते नहीं हैं, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ होती है, उससे उपजाऊ हो जाती है। स्थानांतरीय खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। ये कहाँ पे होती है? नॉर्थ ईस्ट के इलाके में होती है। तो झूम खेती क्या है? इसमें ऑप्शन में कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन सेकंड सही है, काट और दग्ध खेती, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रोनाल्ड रॉस के 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। इसमें इसके बारे में जान लेते हैं पहले, रोनाल्ड रॉस के बारे में। रोनाल्ड रॉस 13 मई 1857 से 16 सितंबर 1932 तक इनका जीवन काल है। एक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उनका जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य में कुमायूं के अल्मोड़ा जिले के एक गांव में हुआ था। उन्हें चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो उन्हें किसके लिए मिला था? उन्हें चिकित्सा और मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के लिए। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें है ऑप्शन नंबर सेकंड, मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसके लिए शोध के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो सिनकोना पेड़ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मलेरिया के उपचार के लिए। इसका किसका उपयोग किया जाता है? उसकी छाल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? तो इसके बारे में जान लेते हैं पहले। सांप के जहरीले दांत को यमदूती, मकड़ी, कराली और कालरात्रि कहते हैं। इनके जहरीले होने के पीछे का कारण नुकीले ऊपरी जबड़े में मौजूद संशोधित दांत होते हैं। सांप के काटने पर वे जहर को स्टोर और इंजेक्ट करते हैं, या सरल शब्दों में समझें तो आँखों के पीछे सांप के सिर में एक छोटी सी थैली होती है, तो उनके थैली होती है, उससे निकलता है जहर। इन थैलियों से विष नामक विषैला द्रव्य उत्पन्न होता है। अब इसमें सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विषदंत, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? ऑप्शन दिए हैं दुबोइया, रसल वाइपर, अफाई, क्रकर, सल्की वाइपर, भारतीय सैल अजगर, पाइथन, करैत। इसमें राइट आंसर कौन सा है? इसमें किस में जहर नहीं होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड, भारतीय सैल अजगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। अब वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में जान लेते हैं पहले। वर्मी कंपोस्टिंग को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन। केंचुआ के मल से त्याग खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है।
जो केंचुआ के मल से तैयार होती है खाद, उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यह सब प्रकार की फसलों के लिए प्राकृतिक, संपूर्ण एवं संतुलित आहार है। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन या विपणन एक अच्छा पर्यावरण हितैषी रोजगार है। प्राचीन काल में से ही केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है। खेतों की मिट्टी को भुरभुरी बनाकर यह प्राकृतिक हलवाहे का काम करता है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने केंचुए को धरती की आंतें कहा है और डार्विन ने तो इसे भूमि की उपजता का बैरोमीटर कहा। तो वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। कौन उपयोग होता है? इसमें लिखा है केंचुआ, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड, केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पश्मीना शॉल, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पश्मीना शॉल है, पश्मीना शॉल बनती है पश्मीना ऊन से। पश्मीना ऊन शॉल के बारे में जान लेते पहले। पश्मीना शॉल चांगला लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर, लगभग कितनी ऊंचाई पर रहती हैं? 5000 मीटर ऊपर। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, वहाँ पे रहती हैं ये बकरियाँ। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियाँ गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। अब इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है। तो इतना पतला है कि 6 बाल के बराबर हमारा एक बाल। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद, कितने? 250, ये पूछा जाता है कितने घंटे में बनती है, तो 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनती है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होती है। कितने स्वेटर के बराबर? 6 स्वेटर के बराबर। अब इसमें इसका आंसर कौन सा होगा? पश्मीना शॉल ऊन किस जानवर से मिलती है? बकरी से। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। ऑप्शन है CO, CO2, SO2, NO। तो अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है, क्या फैलती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई या ड्रिल सिंचाई। अब इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ड्रिल सिंचाई। तो इसमें क्या होता है? संकीर्ण नलियों से पानी सीधा इसके पौधे के आधार में दिया जाता है, सबसे नीचे, जिससे कि सीधे पेड़ बढ़ सके। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? ऑप्शन है कसकुटा पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा, गटपाड़ी का पौधा। अब इसके बारे में जान लेते पहले। नेपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? लंबे घड़े जैसा, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है, पत्ती का ढक्कन, और उसमें से खुशबू निकलती है। अब खुशबू निकलेगी तो सभी पेड़, सभी पक्षी, जानवर सब उसी की तरफ जाएंगे, जो कीड़े मकोड़े होंगे, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। नेपेंथिस पौधे को घटपर्डी पौधा भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? घटपर्डी पौधा। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें नेपेंथिस के बारे में बोला है। ये कीड़ों को जाल में फंसाता है, तो नेपेंथिस कहते हैं। अब नेपेंथिस को घटपर्डी पौधा भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन, वर्षा के पानी का संचयन। तो वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए क्या कहते हैं? वर्षा के पानी का संचयन। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? अब पहले मच्छरों के बारे में जान लेते हैं। मच्छरों द्वारा प्रसारित बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के कारण होने वाली बीमारियां को मच्छर से उत्पन्न बीमारियां कहते हैं। मच्छरों द्वारा प्रसारित रोगों में शामिल हैं मलेरिया, डेंगू, वेस्ट नाइल वायरस, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जापानी एन्सेफलाइटिस, जीका बुखार वायरस और ऐसे कई रोग जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। बहुत सारे रोग हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई अन्य मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियां भी पाई जाती हैं। यह बीमारियां ज़्यादातर एक संक्रमित मच्छर के काटने से होती हैं। इसलिए यह सच है कि मच्छर इस दुनिया में सबसे खतरनाक जीवों में से एक हैं। इसमें कौन से हैं? कौन से मच्छरों से फैलते हैं? जैसे मलेरिया है और डेंगू और चिकनगुनिया। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो ए, सी और डी। ए, सी और डी कौन से में? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? ऑप्शन दिए हैं, शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहें। अब इसमें पालन करने को बोल रहे हैं, तो बच्चा टीचर का सभी चीज़ का पालन थोड़ी करेगा, क्योंकि इसमें बोला है विद्यार्थी केंद्रित। विद्यार्थी केंद्रित में पालन नहीं कर पाएगा। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्याम पट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। अब इसमें क्या है? शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्याम पट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखना। अब लिखना नहीं, इसमें लिखना बोला है, तो इसमें लिखना और पढ़ना, याद करना। जैसे याद करना होता है, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दिए हैं, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है कि विद्यार्थियों को अवसर देती है। ये पॉजिटिव पॉइंट है, अवसर देना। बच्चे को अवसर देना चाहिए। अवसर देती है कि अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें। ये पॉजिटिव पॉइंट है। सभी प्रश्न करें, प्रयोग करें और विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। ये सभी पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3। 4th को भी देख लेते हैं। कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है। अब इसमें नियंत्रित करने को बोल रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव पॉइंट है। तथा इसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम हो, और इसमें ये भी दिया है कम से कम। अब बच्चे की भागीदारी तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें कम से कम दिया है, तो इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहता है। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? इसमें ऑप्शन में दिए हैं, खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास करना। इसमें नियम की समझ का विकास दिया है। अब नेक्स्ट में दिया है खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास। 3rd में दिया है कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। ये पॉजिटिव पॉइंट दिए हैं सारे। इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें एक जैसे खेल सभी के लिए बताए हैं, लड़का और लड़की दोनों के लिए। एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर और टीम भावना के लिए बोला इसमें।
इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। फोर्थ में क्या दिया है, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन दिए हैं व्याख्यान विधि, चौक एवं टॉक विधि, जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग पद्धति। इसमें कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इसमें होती है जांच आधारित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण निम्न महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। ऑप्शन दिए हैं पूर्ण योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। सेकंड दिया है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना। थर्ड दिया है किसी नज़दीक स्थान पर जाना। फोर्थ दिया अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। अब इसमें क्या दिया है, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि की क्रियाकलाप के लिए के साथ स्कूल के नज़दीक है, नज़दीक किसी स्थान पर जाना। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके नज़दीक जो होगा उस जगह जाएंगे और उसका क्रियाकलाप करेंगे। तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है फर्स्ट, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। अब इसमें पालन किसका हो रहा है, शिक्षक कक्षा में खुशी रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का पालन करती है। अब निर्देशों का पालन कर रहे हैं बच्चे, तो इसमें शिक्षक खुश है, लेकिन बच्चे खुश हो या ना हो तो इसमें ये पॉजिटिव नहीं है। इसमें सेकंड है सख्त अनुशासन। अब अनुशासन थोड़ी रखना है, हमें ज़्यादा अनुशासन नहीं रखना है, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। फोर्थ भी देख लेते हैं, सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें और बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषयों को रेखांकित करें। अब पुस्तक को पढ़ें ये नेगेटिव पॉइंट है। हमेशा पुस्तक को नहीं पढ़ाना है, उसको समझाना है अच्छी तरह से अपने माध्यम से। तो इसमें कौन सा है, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना और क्रियाकलाप। क्रियाकलाप बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है और इसमें सभी पॉजिटिव पॉइंट दिए हैं। इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। वंश वृक्ष का मतलब क्या है, इसमें पीढ़ी को बताते हैं। जैसे पूरी पीढ़ी को, जैसे जहाँ से चली है अपनी घर की पीढ़ी, जैसे अब हमारे दादा परदादा ये सभी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, वंश उसको बोलते हैं। तो इसमें कौन से में दिख रहा है वंश, यह है संयुक्त परिवार है उनके संबंधों के बारे में। संयुक्त परिवार कौन सा होता है, जो अभी प्रेजेंट में है। इसमें ये वंश को रिलेटेड नहीं है, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में। केवल, इसमें केवल लगा है, ये भी नेगेटिव है। इसमें भी केवल है, केवल वाले तो पहले हट जाएंगे। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में बताता है। अनेक पीढ़ियों से, इसमें क्या दिया है, अनेक पीढ़ियों से। तो इसके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है। पूरा इसमें दिया है वंश के बारे में, तो अनेक पीढ़ियां होती हैं वंश में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चर्चा करना, सेकंड है स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। ईवीएस में आकलन का संकेतक कौन सा है, आकलन करना है तो कैसे आकलन करेंगे, बच्चों से आपस में डिस्कस करके। तो डिस्कस करेंगे तो क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, तो चर्चा करके आकलन करेंगे, ये संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कक्षा थर्ड के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना। सेकंड है उनसे उनके
घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। इसमें मानचित्रण, मानचित्र में क्या होता है, इसमें जैसे उनके घर से स्कूल का रास्ता, अब रास्ते को बता रहे हैं मानचित्र में, तो ये इसमें रेखा चित्र क्या है, घर का रेखा चित्र, तो घर को बनाना है, उसमें ये मानचित्र में नहीं आएगा। मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप होगा, तो इसमें वो हो जाएगा ड्राइंग के अंतर्गत। मानचित्र बनाना है, इसमें उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। पशु का उपथीम पढ़ाना है, तो इसमें ऑप्शन है विद्यार्थियों को कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं। सेकंड है विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसमें क्या है, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर, तो जब सीधे दिखाएंगे बच्चों को, भ्रमण पर ले जाएंगे, तब उनके समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाएंगे तो जाकर प्रत्यक्ष अनुभव होगा उनको, तो पशु का उपथीम उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, थर्ड सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। डॉक्टर ब्यूमोंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या है, फर्स्ट, सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में, पहले फर्स्ट है और उसके बाद 6 है, तो इसमें कौन सा आएगा पहले देख लेते हैं। वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करना है, तो फर्स्ट को पढ़ लेते हैं, परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना। और 6 में क्या है, प्रेक्षण करना, तो इसमें पहले प्रेक्षण करना आएगा, परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना। इसमें निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, ये तो बाद में होगा, पहले प्रेक्षण करेंगे। इसमें 6 में, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, अब 3 और 4 में देखना है, तो इसमें कौन सा होगा, 3 और 4 में से। इसके बाद आएगा प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, तो इसमें परीक्षण करना, उसके बाद आएगा प्रश्न पूछना। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आगे में तो समझ में आ ही जाएंगे, इसमें यही छांटना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। जैव विविधता का अनुभव देना है हमें। अब इसमें पढ़ लेते हैं ऑप्शन, पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ाने के लिए देना। अब इसमें पुस्तकें पढ़ के ज़्यादा समझ में नहीं आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना। थर्ड पॉइंट है पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसमें बच्चे को वहाँ पे ले जाएंगे पक्षी अभ्यारण्य में, तो अच्छी तरह समझ में आता है। इसमें इससे पहले क्वेश्चन था उसमें चिड़ियाघर में ले जा रहे थे, वो भी पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसमें कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें पक्षी अभ्यारण्य में ले जाके उसको सिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, उसे अतिरिक्त समय देना, अतिरिक्त समय नहीं देना है उसको बच्चे को। उसे अधिक स्नेह देना, स्नेह भी देना नहीं है क्योंकि वो बिगड़ जाएगा। उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, दायित्व अलग से नहीं देना है क्योंकि उसमें मतभेद हो जाएंगे बच्चों में कि इसको अतिरिक्त दायित्व दे दिए और हमें कुछ नहीं दिया है। उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, तो शिक्षण सामग्री दे सकते हैं क्योंकि उसको पढ़ने के लिए पढ़ाना ही तो है, तो पढ़ाने के लिए शिक्षण सामग्री दे सकते हैं उसको। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? पर्यावरण अध्ययन का भाग क्या क्या होता है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, ये पर्यावरण अध्ययन के भाग होते हैं। तो इसमें कौन से में दिए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिए हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है इसमें। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में अभी आ चुका है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण से रिलेटेड, यही सेम ऑप्शन था उसमें। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा या से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित हैं? ऑप्शन में दिए हैं, ये ए दिया है पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल हैं। पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो इसमें कौन से सही हैं ये बताना है। तो पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल हैं, तो ये सही है। पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, तो अधिक समय तक रहेंगे तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, ये पॉइंट सही नहीं है, गलत है ये। तो इसमें कौन से हैं? ए और बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। इसमें ऑप्शन दिए हैं पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। तो इसमें याद करने में ये नेगेटिव पॉइंट है, याद नहीं करना है, गलत है ये क्वेश्चन और पॉइंट। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करना, व्याख्या भी नेगेटिव पॉइंट है। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ऑप्शन 4 को भी पढ़ लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो ये इन दोनों में सबसे ज़्यादा पॉइंट पॉजिटिव है थर्ड। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, क्योंकि इसमें रचना हो रही है। तो इसमें 30 क्वेश्चन थे और ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।